आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के बाकी प्रिंसिपल्स और एग्जाम्पल्स। इससे पहले हमने ग्रीन केमिस्ट्री के 9 प्रिंसिपल्स 9th नंबर तक के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल देख लिया था। आपको ध्यान होगा कि ग्रीन केमिस्ट्री एनवायरनमेंट फ्रेंडली केमिस्ट्री है, यानी कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई सॉल्वेंट रिएक्टेंट इत्यादि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि कैटलिस्ट भी ऐसा नहीं होना चाहिए, रिएजेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करें और हार्मफुल हो, टॉक्सिक हो ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल लाइफ के लिए या प्लांट लाइफ के लिए। इसके अलावा सॉइल, वाटर या एयर पॉल्यूशन भी न करें। इस तरह के केमिकल्स का और रिएक्शंस का डिज़ाइनिंग या सिंथेसिस या पाथवेज, ये सब हमें सोचकर जो रिएक्शंस करते हैं उन रिएक्शंस को कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री रिएक्शंस, या इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन रिएक्शंस या ग्रीन केमिकल रिएक्शंस। इनमें से हमने 9 प्रिंसिपल्स कर लिए हैं। आज डिस्कस करते हैं 10वां प्रिंसिपल यहाँ अब, और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ इजी क्वेश्चंस हम देखेंगे। डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन है 10वां प्रिंसिपल। इसमें केमिकल प्रोडक्ट्स शुड बी डिज़ाइंड सो दैट देयर एंड ऑफ देयर फंक्शन At the end of their function, they break down to harmless degradation products. इसका मतलब ये है कि हमें जो केमिकल प्रोडक्ट इस तरह के सोचने चाहिए, जैसे कोई मेडिसिन है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हों जो कि बॉडी में एक्यूमुलेट ना करें या उसका कोई साइड प्रोडक्ट नहीं हो। इसी तरह से जो भी हम हर्बिसाइड, वीडिसाइड या इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ करें उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। इस तरह से हमें उसका डिग्रेडेशन करना चाहिए। डिग्रेडेशन का प्रोसेस हमें सोच कर रखना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल यूज़ हो गया, यूज़ होने के बाद उसका ब्रेक डाउन हो, इस तरह से ब्रेक डाउन हो कि वो जो ब्रेक डाउन के बाद मॉलिक्यूल्स बने वो एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में बचे हुए ना रह जाएं, इकट्ठे ना हो जाएं, बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो जाएं, वो डिग्रेड हो जाएं, चाहे वो बॉडी के ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस से डिग्रेड हो जाएं या एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाएं। तो बायोडिग्रेडेशन होना चाहिए। इस तरह का केमिकल रिएक्शन और प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए कि उसमें ऐसे हिस्से हों पूरे मॉलिक्यूल में, जैसे कोई मॉलिक्यूल हमने सिंथेसाइज किया तो उसमें इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हों जिनका आसानी से बायोडिग्रेडेशन हो सके, हाइड्रोलिसिस के द्वारा डिग्रेडेशन हो सके, फोटोलिसिस के द्वारा डिग्रेडेशन हो सके, और इस तरह के हमें केमिकल प्रोडक्ट बनाने चाहिए। इसके बाद जो है कि जो मैकेनिज़्म है डिग्रेडेशन का वो भी टॉक्सिक ना हो, हार्मफुल ना हो, ये हमें देखना है। और जब जो रिएक्शन हो रहा है डिग्रेडेशन के लिए वो भी किसी भी हार्मफुल तरीके से ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये हमें देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एंजाइम्स होते हैं वो क्लोरीनेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनको डिग्रेड नहीं करते हैं। उसका मतलब जो क्योंकि जो क्लोरीन है, हैलोजन है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और उसका मतलब ये है कि माइक्रोब्स या एंजाइम्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं उसका डिग्रेडेशन नहीं करते हैं। उसका मतलब हमें डिग्रेडेशन के मैकेनिज़्म का मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि जो हम कंपाउंड अपना बनाएं तो डिज़ाइंड फॉर डिग्रेडेशन, यानी उसमें हैलोजन नहीं होना चाहिए। उसकी डिज़ाइनिंग हम ऐसे करें, उसका प्लानिंग हम ऐसे करें कि इसका डिग्रेडेशन प्रोसेस में हैलोजन बीच में ना आए या हैलोजनस मॉलिक्यूल में ना हो, तो उसका आराम से माइक्रोबियल डिग्रेडेशन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिग्रेडेशन हो सकता है। ये हैलोजन वाला जो एग्जांपल है इससे भी आप समझ सकते हैं कि डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन किस चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन। इसका मतलब है जब रिएक्शन चल रही हो उस वक्त हमें उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए, और इस जो प्रोसेस है इसको कहते हैं प्रोसेस एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री का नाम, इस फील्ड का नाम ये है।
इससे पहले कि कोई रिएक्शन एक्सप्लोजन हो जाए या फिर कोई गैस जहरीली गैस उसमें से निकले या कोई हार्मफुल उसमें से सब्सटेंस बाय प्रोडक्ट के रूप में निकले, उससे पहले उस रिएक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन इस चीज़ के लिए पहले एक छोटे लेवल में उस पूरे रिएक्शन का ऑन इन लाइन या ऑनलाइन या एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए एनएमआर, टीएलसी या फिर उसका टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के द्वारा, पीएच के द्वारा जो रिएक्शन है उस जब वो रिएक्शन कम स्केल में, छोटे स्केल में की जा रही है, टेस्ट मॉड्यूल में की जा रही है, उस वक्त इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए ताकि हमें मालूम हो कि कितने समय के बाद या किस स्टेज के बाद टॉक्सिक सब्सटेंस निकल सकते हैं या टेम्परेचर बढ़ सकता है। और जब हम बड़े स्केल में उस रिएक्शन को करते हैं तब भी हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और अगर लगे कि मामला हाथ से निकल रहा है उस वक्त रिएक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। तो इससे पॉल्यूशन प्रिवेंशन होती है। और ये जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री को प्रोसेस एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से पुकारा जाता है। जो लास्ट प्रिंसिपल है दैट इज इनहेरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इससे पहले वाला जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था वो भी इससे रिलेटेड ही है, यानी हमें जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, इस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें से कोई हैज़र्डस सब्सटेंस ना तो यूज़ हो ना बने साइड प्रोडक्ट के रूप में। अगर बन जाते हैं तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, तो उससे भी कोई डिग्रेड होने वाले जो दूसरे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, उनसे भी किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट किसी को ना हो। आमतौर पर जो हैज़र्डस सब्सटेंसेस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील होते हैं, एक्सप्लोसिव हो सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं स्किन के साथ, लंग्स के साथ, बॉडी के साथ या रूट्स के साथ, इस तरह से फ्रूट्स के साथ, इंसेक्ट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब कर सकते हैं। इस तरह से तरह तरह के टॉक्सिक इफेक्ट्स बने उन बाय प्रोडक्ट्स के या डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स के या उन केमिकल्स के जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है या उन प्रोडक्ट्स के, ऐसी चीज़ों को हमें जो है प्रिवेंट करना चाहिए या उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। कुल मिला के सेफ़र केमिस्ट्री हमें के लाइन पे हमें चलना चाहिए ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो सके। आइए हम जान लेते हैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स ग्रीन केमिस्ट्री के। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था ग्रिग्नार्ड टाइप रिएक्शंस को होते हुए। यहाँ आप देख सकते हैं ये एल्काइन कंपाउंड है और एल्डिहाइड्स के साथ या एस्टर्स के साथ, अनसैचुरेटेड एस्टर्स, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के साथ, एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ इस तरह से इसका कपलिंग हो रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉक्सिक सॉल्वेंट्स जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में यूज़ किया जाता था, प्लस स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जैसे ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड का यूज़ होता था। यानी जितना कंपाउंड है उसी से मिलता जुलता रिएजेंट यूज़ होता था। उसके बजाय हम यहाँ देख सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ना होके सिंपल वाटर है और जो हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो कैटालाइटिक अमाउंट में है। और हमें ये मालूम है कि कैटालाइटिक अमाउंट वाला जो सब्सटेंस होता है, रिएजेंट होता है, वो कम अमाउंट में होता है। उसकी तुलना में अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसकी मात्रा वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होती है। तो कैटलिस्ट का इस्तेमाल हमेशा प्रेफरेबल है क्योंकि उसकी मात्रा कम होती है। कम रिएजेंट्स यूज़ करना भी ग्रीन केमिस्ट्री का हिस्सा है, जैसा कि आपने पहले भी देखा था। साथ ही हमने यहाँ देखा है कि हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स और प्योरिफिकेशन इत्यादि में काफ़ी सहायता मिलती है। तो ये ग्रीन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम फिर दोबारा ग्रिग्नार्ड टाइप रिएक्शंस ही ले रहे हैं। यहाँ पर भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कम मात्रा में, स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं। और आप देख सकते हैं कि तरह तरह के कपलिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला जो रिएक्शन है, देखिए नीट है। नीट का मतलब कोई भी ऑर्गेनिक
जो सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी सॉल्वेंट है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर को कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसा रिएक्शन भी इसके अंदर है, इस एग्जाम्पल में है। तो ये जो हम यहाँ दोनों रिएक्शंस कर रहे हैं, ये जो रिएक्शंस हम कर रहे हैं, ये A3 कपलिंग है। या 3 A कौन से हैं? एल्डिहाइड का A, एल्काइन का A और एमीन का एल्डिहाइड, एल्काइन और एमीन का A, ये तीनों मिलकर यहाँ पर कपलिंग कर रहे हैं। तो 3A कपलिंग भी ग्रिग्नार्ड टाइप रिएक्शंस में यहाँ पर कैटलिस्ट के द्वारा ग्रीन केमिस्ट्री में किया जा सकता है बहुत आसानी से। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस हम कर सकते हैं। आमतौर पर जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस हम करते हैं, उनको बनाते हैं, तो उस वक्त काफ़ी सारे रिएजेंट्स, प्रोटेक्टिंग, डी प्रोटेक्टिंग सॉल्वेंट्स, कैटलिस्ट वगैरह काफ़ी जो है मात्रा में हम यूज़ करते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन और अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। जबकि इन दोनों रिएक्शंस में आप देख रहे हैं ये ग्रीन रिएक्शंस इसलिए हैं कि यहाँ देखिए आप सिर्फ जो वाटर की सहायता से हो रहा है, यहाँ NCW की सहायता से कर रहे हैं। व्हाट इज़ NCW? नियर क्रिटिकल वाटर। नियर क्रिटिकल वाटर का मतलब ये है कि या तो माइक्रोवेव से, या फिर हाई प्रेशर से, या हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में वाटर को जब हम रखते हैं तो वो नियर क्रिटिकल वाटर के नाम से जाना जाता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें इच्छित जो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से का हो जाता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने में डिज़ोल्व कर लेता है, रिएक्शंस को होने में मदद करता है। बस हमने यहाँ पर वाटर ही इस्तेमाल किया है इस रिएक्शन में ख़ास तौर से। तो ये काफ़ी इजी और काफ़ी ग्रीन रिएक्शंस इसलिए हैं कि बहुत सारा जो केमिकल्स और कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है, सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल होता है, वो इनमें नहीं हो रहा है। तो ये भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं ग्रीन रिएक्शन के। हमने NCW जैसे नियर क्रिटिकल वाटर का इस्तेमाल करते हुए अभी देखा। नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक्स को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं हॉट प्रेशराइज्ड वाटर यानी NCW में। थर्मल कंडीशन में, माइक्रोवेव कंडीशन में, दोनों में ही इससे एनर्जी भी सेव होती है और रिएक्शन फास्ट भी होता है, यील्ड भी अच्छी रहती है और टॉक्सिसिटी भी नहीं फैलती है। केमिकल्स को सेफ केमिकल्स जो अधिक तरह के हम जब टॉक्सिक रिएजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हैंडलिंग भी एक समस्या होती है। तो अगर हमने कम रिएजेंट्स यूज़ किए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्वेंट्स यूज़ किए हैं, या इस तरह से NCW यूज़ किया हुआ है, ऐसे में हैंडलिंग भी सेफ़ हो जाती है, यानी उनसे काम करने में भी आसानी रहती है, रिएक्शन को करवाने में भी ईजी रहता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ये कैटलिस्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है जो कि यूज़ किया है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ। हाई टेम्परेचर वाटर रिएक्शंस आप देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को हम इसके द्वारा बना सकते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के आपके रिएक्शंस हैं जो कि इजीली आप इसको ग्रीन वे में कर सकते हैं। कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री को भी माइक्रोवेव के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है। ये देखिए माइक्रोवेव वाले रिएक्शंस हैं जिसमें फिर वही बात है कि जो हेट्रोसाइक्लिक N सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स यहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं उन में ज़्यादा जो कंपाउंड्स प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन के लिए, सॉल्वेंट्स के लिए कैटलिस्ट का जो इस्तेमाल क्लासिकल मेथड्स में होता था, ट्रेडिशनल मेथड्स में होता था, उनमें से यहाँ पर नहीं हो रहे हैं कोई भी यूज़। और साथ ही आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तरह तरह के इच्छित प्रोडक्ट आप इस माइक्रोवेव टेक्निक और जो NCW के सहायता से आप ग्रीन रिएक्शंस आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माइक्रोवेव और वाटर है। और माइक्रोवेव केमिस्ट्री में एक चीज़ है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो पोलर ट्रांजिशन स्टेट होता है इन रिएक्शंस के अंदर। और इनमें एक और फ़ायदा ये है कि प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन किया जाता था इसलिए ताकि कई फंक्शनल ग्रुप्स जो मॉलिक्यूल में है वो रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स सच एज एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
कार्बोनाइल हाइड्रोक्सिल आर अनएफेक्टेड, यानी ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं अगर मॉलिक्यूल में सबस्ट्रेट में वो मौजूद भी हैं तो वो इंटरफेयर नहीं करते इन कंडीशंस में। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ग्रीन केमिस्ट्री का। और इस पर्टिकुलर ग्रीन केमिस्ट्री वाले रिएक्शंस का, जहां हम या तो स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसकी खास स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, या हम वाटर और NCW का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ खास तरह के रिएजेंट्स और ख़ास तरह के कंडीशंस इस तरह के ग्रीन केमिस्ट्री में हम देख सकते हैं काफ़ी सारे, जिनमें हमें जो रिएक्शन कंडीशंस होते हैं वो जो पहले के ट्रेडिशनल मेथड्स में जो फंक्शनल ग्रुप्स इंटरफेयर करते थे, बीच में अपनी टांग अड़ाते थे, साइड प्रोडक्ट्स बना देते थे, वो इन कंडीशंस में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो जिससे भी पॉल्यूशन की मात्रा जो है कम हो जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आप एग्जामिनेशन के नज़रिए से ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि एमीन्स का और एल्काइंस का, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ये सिंथेसिस हम यहाँ पर देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि वाटर यूज़ किया गया है। टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर या 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ। साथ में आप देख सकते हैं कि डिपेंड करता है कि समूह किस तरह से जुड़े हुए हैं, उससे 10 मिनट से लेकर 8 घंटे के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इजीली और पहले के तुलना में कम समय में ज़्यादा ईल्ड लेकर और स्पेसिफिक रिएक्शंस आसानी से कम टाइम के अंदर हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो ये वाला एग्जांपल है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर और ये सेकेंडरी अमीन है, तो जो प्रोडक्ट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी फिक्स्ड होती है। जैसे सेकेंडरी अमीन जो है वो ई इन अमीन दे रहा है, जबकि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन अगर ले तो जेड कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसी तरह से सल्फिनेशन ऑफ एराइल मिथाइल कीटोन्स एंड एराइल मिथाइल कीटोन्स एंड एराइल एसिटिलीन्स सोडियम सल्फिनेट के साथ हो रहा है और माइल्ड कंडीशन में। और यहाँ पर जो खास जो चीज़ है वो है सेल, अनडिवाइडेड सेल, यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशंस में भी रिएक्शंस, ग्रीन रिएक्शंस को किया जाता है, जिससे कि ईल्ड जो है वो अधिक मात्रा में है, साइड प्रोडक्ट कम है, और ये स्ट्रेटजी इजी है, और इसलिए ये ग्रीन केमिस्ट्री का, ग्रीन रिएक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है। इसी तरह से कुछ और रिएक्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनो फोटोरेडॉक्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए भी रिएक्शन किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ वाटर एंड एयर के प्रेजेंस में और एक कैटलिस्ट जो टेम्पो है, जिसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर, फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, उनके सहायता से भी हम हेट्रोसाइक्लिक्स यहाँ पर भी और इधर भी आसानी से बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साइड प्रोडक्ट्स इसमें जो हैं अगर होते भी हैं तो कई बार वाटर होता है या हार्मलेस प्रोडक्ट्स होते हैं, साइड प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने देखा प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। उसका मतलब कुछ जो फंक्शंस हैं वो इन खास कंडीशंस में कई बार रिएक्ट नहीं करते। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, और रूम टेम्परेचर पे और 15 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इको फ्रेंडली ऑक्सीडेंट है, और यहाँ पर आराम से ये जो रिएक्शन है कम समय के अंदर बन सक रहा है रूम टेम्परेचर पे आयनिक लिक्विड के प्रेजेंस में। इसी तरह से यहाँ पर इथेनॉल के प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 24 आवर्स में ही जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका आप सिंथेसिस कर पा रहे हैं, जो कि क्लासिकल मेथड से बिल्कुल अलग प्रोसीजर है और ग्रीन रिएक्शन है। कुछ और ग्रीन रिएक्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, इनको एग्जाम्पल के तौर पर आप रखिएगा। यहाँ देखिए जो अच्छी बात यह है कि ये सॉल्वेंट फ्री है, यानी कोई सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है। दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका को इकट्ठे रखा गया और रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट फ्री में कंडीशंस में रिएक्शन करवाया गया और हमको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। और कैटलिस्ट और सॉल्वेंट फ्री रिएक्शंस भी कई होते हैं, और जो यहाँ जैसे नीट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब
सॉल्वेंट फ्री ही होता है। तो कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कई रिएक्शंस जो हैं खासतौर से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एग्जांपल्स हैं ग्रीन रिएक्शंस के। ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन स्ट्रेटजी है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन रिएक्शन हुआ है और ये प्रोडक्ट हमको मिला है, जो कि ग्रीन प्रोडक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर भी कम है, टाइम भी कम आप देख सकते हैं, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। रिडक्टिव एमिनेशन करवा सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगा के अलग अलग प्रकार के यौगिकों के द्वारा, कंपाउंड सबस्ट्रेट्स के द्वारा हम ग्रीन रिएक्शंस को करा सकते हैं। आप नोट करते रहिएगा कि कई बार सॉल्वेंट यूज़ होता है, कई बार नहीं होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के होते हुए भी हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पहले रिएक्शंस में हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वाटर का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। तो ख़ास टेम्परेचर प्रेशर में वाटर, माइक्रोवेव के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के द्वारा ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से देखिए कि यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है सिर्फ ऑक्सीजन के द्वारा, जो कि पहले ये ट्रेंड नहीं था। हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे, वो भी स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में लेते थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में ही और वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, और टेम्परेचर आप देखिए काफ़ी कम है। तो इस तरह से हम जो एल्डिहाइड है उसको एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट या ऑक्सीडेंट और हैजर्डस ऑक्सीडेंट्स जो हैं, हार्मफुल ऑक्सीडेंट्स, या को कैटलिस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है, केवल ऑक्सीजन से इस ऑक्सीडेशन को किया गया है। इसी तरह से हम डायोल्स का देख रहे हैं इस्तेमाल करके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, और इस रिएक्शन की खासियत ये है कि वाटर और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, यानी वाटर एंड H2, यही इसके साइड प्रोडक्ट हैं, जो कि एकदम हार्मलेस है। तो और ये कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है मैंगनीज का, और पायरॉल के डेरिवेटिव्स हम आसानी से यहाँ पर ग्रीन मेथड के द्वारा बना सकते हैं। और यहाँ जो रिएजेंट्स यूज़ भी हो रहे हैं, तो ये देखिए कम मात्रा में और कम कंसंट्रेशन में उनका यूज़ इसमें हो रहा है। साइड प्रोडक्ट हार्मलेस है। इसी तरह से हम प्राइमरी एमीन और इस तरह जो एसिड्स, चाहे वो एल्काइल हो या बेंजाइल हो, उनके बीच में ये रिएक्शन करवा के हम प्राप्त कर रहे हैं कंपाउंड एमाइड्स। और ये जो दिस थिंग, ये है एम्पीफिलिक कंपाउंड है, यानी ये हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, यानी आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स दोनों को सॉल्वेट करने में मदद करता है। और हम देख सकते हैं कि ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं उनमें ख़ास बात यह है कि प्रोडक्ट प्रेसिपिटेशन एंड आइसोलेशन, बायोफिल्ट्रेशन इज़ कम्प्लीटली अवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अच्छी बात यह है कि पहले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जब बनते थे तो हम उसको सेपरेट करते थे, फिर उसको प्यूरीफाई करते थे, और प्यूरिफिकेशन के लिए भी कई तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इन कंडीशंस में ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन और प्रेसिपिटेशन के लिए या क्रिस्टलाइजेशन के लिए नहीं किया जाता है। तो उसका मतलब है टाइम भी बहुत बचता है, और बहुत सारे केमिकल्स जो टॉक्सिक हैं, बहुत सारे सॉल्वेंट्स जो टॉक्सिक हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे हैं, इनको भी इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। बड़े सिंपल रिएक्शंस हैं, और आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कम है, और टाइम भी कम है। साथ ही जो रिएजेंट्स हैं उनकी मात्रा कम है। यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट और इको फ्रेंडली रिएजेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ है उल्मन टाइप क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, और यहाँ पर ये कॉपर आयोडाइड बेस्ड रिएक्शन
है। और ये देखिए, और ये लिगेंड जो है, ये लिगेंड यूज़ किया गया है। अधिकतर जो लिगेंड्स होते हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस तरह से होती है कि दूसरी तरह के फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से कोई भी डेरिवेटिव बनाना परिरक्षण और विपरिरक्षण यानी प्रोटेक्शन एंटी प्रोटेक्शन का मेथड, उसके केमिकल्स और सॉल्वेंट्स इत्यादि को यूज़ करने की आवश्यकता इनमें नहीं होती। टेम्परेचर आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ में वाटर का इसमें इस्तेमाल एज अ सॉल्वेंट किया गया है। और नंबर ऑफ़ रिएजेंट्स जो है वो काफ़ी कम है। साइड प्रोडक्ट भी इसमें जो बनते हैं वो हार्मलेस होते हैं। इसी तरह से सिलेक्टिव ऑक्सी हेलोजनेशन ऑफ एल्काइंस का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ और भी जैसे अल्कोहल है और उसका ऑक्सीडेशन एस्टरिफिकेशन हुआ है इस अल्कोहल के द्वारा। पहले आप ये देख सकते हैं कि ArCH2OH ये यूज़ किया हुआ है और ऑक्सीडेशन के साथ एस्टरिफिकेशन भी इसके अंदर हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ़ रिएजेंट्स इसके अंदर कम है, प्रोडक्ट आइसोलेशन इजी है। तो इस तरह से ये इको फ्रेंडली रिएक्शंस हैं या ग्रीन रिएक्शंस हैं। ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अभी तक इसके बारे में ज़्यादा शोध नहीं हुआ है। डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, काम हो रहा है, प्रगति पर है, प्रोग्रेस में है, लैक ऑफ नॉलेज है। और बहुत सारा टाइम हमें हिट एंड ट्रायल से करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल्स, हम टेक्निक अभी डेवलप कर रहे हैं, यानी रिसर्च इसके अंदर हो रही है तेज़ी से, और हमारे पास पहले से उपलब्ध कोई डेटा इस संबंध में नहीं है। इसके अलावा कि लैक ऑफ यूनिटी ऑन व्हाट इज़ कंसिडर्ड सेफ, यानी लोग एक मत भी नहीं है कि कौन सा कंपाउंड सेफ़ है या कौन सा केमिकल सेफ़ है और कौन सा नहीं है। और अगर आप बहुत गहराई से सोचें, कोई भी केमिकल कंपाउंड ऐसा नहीं होता जो सिंथेसाइज किया जाता है और वो सेफ़ हो। तो उस नज़रिए से लोगों के जो विचार हैं आपस में टकराते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के अलावा कोई और दूसरा सॉल्वेंट ऐसा नहीं है, वाटर के अलावा दूसरा सॉल्वेंट कोई ऐसा नहीं है जो ग्रीन सॉल्वेंट कहलाया जाए। और जैसे कई डाउट्स भी हैं कि कोई कंपाउंड सेफ़ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आयन बेस्ड जो कंपाउंड होते हैं, जो कि जैसे इमिडाजोल बेस्ड फ्लोरो एनायन बेस्ड लिक्विड्स हैं, ये पॉइजनस हैं, लेकिन ये इवेपोरेट होकर एनवायरनमेंट में नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आयनिक है और इसलिए आयनिक लिक्विड और वाटर में सॉल्युबल है, और इस तरह से ये बायोस्फीयर में जल के द्वारा, वाटर के द्वारा ये इंटरफेयर बायोस्फीयर में आके कर सकते हैं या पॉल्यूशन फैला सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये डाउट होता है कि वास्तव में ग्रीन केमिस्ट्री का हिस्सा है ये कंपाउंड रिएक्शन या नहीं। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वॉज कॉइन्ड बाय, किसने जो ग्रीन केमिस्ट्री का नाम सबसे पहले दिया था? पॉल एनास्टास ने दिया था। ये हम सबसे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। ये फॉर्मूला पूछा है एटम परसेंटेज एटम इकोनॉमी का, जो कि हमने पहले या दूसरे वीडियो में हमने इसको किया हुआ है, पहले वीडियो में किया हुआ है। VOC का मतलब पूछा है, VOC का मतलब पूछा है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है उसका मतलब फुल फॉर्म। और मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड इज़ प्रेफर्ड ओवर सिंपलर पेरोक्साइड। MCPBA को दूसरे परबेंजोइक एसिड पेरोक्साइड के से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये सेफर रिएजेंट है। ये 4 चॉइस दिए हुए थे, ये करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा जान लेते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, या उसको दूसरा नाम कहते हैं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट ऑक्सीजन। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड या सुपर क्रिटिकल CO2 जो है वो लिक्विड
कार्बन डाइऑक्साइड है। और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ फ़ायदे हैं और इसको कई रिएक्शंस में आपने देखा होगा। ग्रीन रिएक्शंस में हम CO2 के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ऐसा हम लिखते हैं। ये अच्छा सॉल्वेंट है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि अच्छे सॉल्वेंट की जो पैरामीटर्स है वो लिक्विड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा करता है। तो इस वजह से लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम ग्रीन सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये दिया हुआ है हमें चॉइस और पूछा है कि out of these which is an excellent green solvent as well as a greenhouse gas। हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन सॉल्वेंट भी अच्छा ग्रीन सॉल्वेंट है और ग्रीन हाउस गैस दोनों ही है। तो ऑप्शन हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ई फैक्टर के लिए, ये हम वीडियो जो पहला इस सीरीज़ में जो पहला वीडियो था ग्रीन केमिस्ट्री का, उसमें हम इस चीज़ को देख चुके हैं। एटम एफिशिएंसी भी पहले वीडियो में पहले वाले जो वीडियो फर्स्ट वीडियो था ग्रीन केमिस्ट्री का उसमें हम देख चुके हैं। यहाँ उन्होंने पूछा है कि द ई फैक्टर ऑफ 1 क्रिएट्स लेस वेस्ट देन ई फैक्टर 25। उसमें हमने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हुए ये बताया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो ई फैक्टर है वो अच्छा नहीं है। वो उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि उसका वेस्टेज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत हाई है और पेट्रोकेमिकल का जो वेस्ट है वो कम है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि ई फैक्टर कम है या ई फैक्टर ज़्यादा है। बात यह है कि जिस इंडस्ट्री का वेस्ट बहुत ज़्यादा हो वो कम ई फैक्टर में भी उसका वेस्ट ज़्यादा होगा। और उसी तरह से कोई इंडस्ट्री अगर ऐसी हो जिसका ई फैक्टर बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्ट बहुत कम ही वो बनाता है, तो ऐसे में ज़्यादा ई फैक्टर वाले का जो वेस्ट होगा वो कम होगा, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन ही उसका कम है। तो अ केमिकल प्रोसेस विद ई फैक्टर ऑफ 1 क्रिएट्स लेस वेस्ट देन ई फैक्टर ऑफ 25, ये गलत है। दिस इज़ नॉट राइट। A green soy adhesive was developed based on adhesive protein secreted by muscles sticking on rocks। ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो सोया एडेसिव बना है वो सोय से का यूज़ करते हुए, सोया पाउडर को यूज़ करते हुए बना हुआ है और एक रेजिन के साथ मिक्स किया हुआ है। और इसका जो चिपकने का या एडिशन का जो प्रॉपर्टी है वो मसल्स के रॉक के ऊपर चिपकने जैसा प्रॉपर्टी है, लेकिन मसल्स का कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द फर्स्ट लिस्टेड ऑफ 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज़, पहला नंबर जो लिस्ट में है 12 प्रिंसिपल में से पहला नंबर किस प्रिंसिपल का है? प्रिवेंट वेस्ट, ये पहला प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, जो कि आप कई बार देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रीनेस्ट सॉल्वेंट, सबसे ग्रीन सॉल्वेंट किसको माना जाता है? जाहिर सी बात है वाटर से बेहतर कोई भी ग्रीन सॉल्वेंट नहीं है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल टू यू। मैं फास्ट इसलिए कर गई क्योंकि रिपीटेटिव होता, आप एग्जाम्पल्स को नोट करते जाइए और एक बार आप वीडियो को या मैटर को अगर आप रिपीट करके देखते हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।